Yes. Hello, my dear students. Welcome to this very special session. My name is Dr. Deeksha. मैं हूँ आपकी एजुकेटर फॉर PWUGC नेट इंग्लिश लिटरेचर. सो आज के सेशन में हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि भैया रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें. मेरे पास इतने स्टूडेंट क्वेरीज आते हैं कि मैम लोग बहुत कंफ्यूज्ड है, हमें नहीं पता हम कौन सी दिशा में जाएं, कैसे करें. एंड ये बहुत ही एक बेसिक सा चीज होता है जिसमें अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स काइंड ऑफ मिस आउट. सो ये सेशन उन्हीं बच्चों के लिए है, अगर आप बिगिनर्स हैं या अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं, आपका नेट भी हो चुका है बट आप रिसर्च टॉपिक ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही है. दिस वीडियो specifically for your students. So let's start without wasting any time. सो थोड़ा सा अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, सो दीज आर माय डिटेल्स. मेरे वाईटी के सेशंस जो लाइव क्लासेस होते हैं वो एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होते हैं फ्रॉम 3 to 4 PM. डू ज्वाइन इन एंड दीज आर माय क्वालिफिकेशंस. मैंने नेट 2019 में क्वालिफाई किया था. आई कंप्लीटेड माय PhD इन द लास्ट ईयर एंड आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज एंड डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम रेवेन्शा. इन केस आप इंटरेस्टेड हैं टू ज्वाइन द पेड बैच और एनीथिंग, यू कैन चेक आउट एवरीथिंग ऑन PW एप्लीकेशन और PW वेबसाइट. दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप. सो ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे रेगुलर अपडेट्स, ऐसे ट्रिविया, क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मैं शेयर करती रहती हूँ अपने बच्चों के साथ. यहाँ से फिर आप डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर मी पर्सनली इफ यू वांट. सो लेट्स बिगिन नाउ. ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आपको कैसे रिसर्च करना है, किस तरीके से चीजें ढूंढनी है, व्हाट आर द क्वेश्चंस यू आर सपोज्ड टू आस्क. एंड आई होप दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू एक्चुअली. ठीक है. एंड ये जो है ये एमए में भी आज के डेट पे डिसर्टेशन आपको लिखने को पड़ता है. कभी ग्रेजुएशन 4th ईयर में अगर आपको, तो भी आपको डिसर्टेशन लिखना पड़ेगा, आपको डिसर्टेशन लिखना पड़ता है. अगर आप PhD के लिए भी कर रहे हो तो भी आपको उस हिसाब से टॉपिक चुनना पड़ता है, राइट. सो द थिंग इज देयर आर सर्टेन एरियाज. पहला स्टेप जो होता है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. आपको ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई मेरा क्या जो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बड़ा बोरिंग लगता है या इट डज नॉट एक्साइट मी इन एनी वे. यू हैव टू रिमेंबर कि इसी टॉपिक के साथ आपको अगले 3 से 5 साल तक काम करना है. अगर आप PhD कर रहे हैं, मास्टर्स डिसर्टेशन भी लिख रहे हैं, तो भी मास्टर्स में जो डिसर्टेशन लिख तो आप PhD में भी कन्वर्ट कर सकते हो आगे जाके. चीजें मद्देनजर रखते हुए बी वेरी केयरफुल अबाउट द एरिया दैट यू सिलेक्टिंग. अभी हम ब्रॉड एरिया की बात कर रहे हैं. सो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ना. Which area do I enjoy reading and thinking about the most? Which is the area that I can enjoy the most? ब्रिटिश लिटरेचर अगर है तो ब्रिटिश लिटरेचर में बहुत हो चुका है. तो अगर हम ब्रिटिश लिटरेचर चुनेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया है, किस पे काम हुआ है, किस पे काम नहीं हुआ है, या ऐसा कुछ मैं सोच पा रही हूँ कि जिसमें काम नहीं हुआ है. ठीक है, आप पहले एरिया आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड इस पॉइंट पे ट्राई टू सिलेक्ट एटलीस्ट 2 ब्रॉड एरिया. क्योंकि अगर एक काम नहीं करता है तो आपके पास दूसरा है, एक बैकअप. तो ऑलवेज प्रिपेयर 2 ब्रॉड एरियाज. अगर करना है या मुझे डायस्पोरा लिटरेचर करना है कि जो NRIs रह रहे हैं बाहर, मुझे उन्हीं के टेक्स्ट पे काम करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या लिखी जा रही है, कौन सा टेक्स्ट, कुछ नया टेक्स्ट आया है क्या, या तो मैं घिसे पिटे टॉपिक्स पे मुझे यही करना है जिसपे ऑलरेडी काम हो चुका है. सो मुझे पहले ऐसे ब्रॉडली चुनना पड़ेगा कि चलो इको क्रिटिसिज्म में करना चाहती हूँ, या मुझे क्लाइमेट पे करना है, मुझे डिसेबिलिटी पे करना है, डिजिटल ह्यूमैनिटीज पे करना है, या फोक पे करना है, इंडियन राइटिंग पे करना है, या ट्रांसलेशन पे करना है, जेंडर स्टडीज पे करना है, पोस्ट ह्यूमैनिज्म, AI एंड डिजिटल ह्यूमैनिटीज एज आई सेड उस पे करना है, या मुझे कंपैरेटिव में ही जाना है, या मुझे फिल्म स्टडीज पे जाना है, अडेप्टेशंस पे जाना है, या पेंटिंग और लिटरेचर को कनेक्ट करना. क्योंकि आज के डेट पे देखो इंटरडिसिप्लिनैरिटी इज अ थिंग. आज के डेट पे इतनी सारे टॉपिक्स है जो इंटरडिसिप्लिनरी है, जो कंटेम्प्रेरी जो ब्रिटिश लिटरेचर के कैनोनिकल ऑथर्स है ना, उसको आज के डेट पे उतना फुटेज नहीं मिलता है. सो वी हैव टू चूज व्हाट वी वांट टू ऑन. ठीक है, उसके बाद आपको
एरिया, एक या दो ब्रॉड एरियाज मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि मुझे जॉनरा या मीडियम डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब मान लो मैंने पोस्ट कॉलोनियल बोल दिया, ठीक है, या मैंने डायस्पोरा बोल दिया ना। डायस्पोरा में पोइट्री भी लिखी गई है, नॉन फिक्शन भी लिखी गई है, फिक्शन भी लिखी गई है, ट्रैवलॉग्स लिखी गई है। तो मैं किस एरिया में काम करना चाहूंगी? ग्राफिक नॉवेल्स भी लिखी गई हैं, आज की डेट पे ग्राफिक नॉवेल्स इज वेरी ट्रेंडी, ठीक है। तो मैं किस एरिया पे काम करना चाहूंगी? आई हैव टू थिंक ऑफ इट, क्योंकि डिसेबिलिटी में भी आपके ग्राफिक नॉवेल्स बहुत लिखे जा रहे हैं, इंडियन लिटरेचर में भी ग्राफिक नॉवेल्स लिखी जा रही है। सो मान लो कि जो भी मैं डिसाइड करती हूँ, नाउ हैव टू डिसाइड द जॉनरा और द मीडियम, कि पोइट्री पे करना है, सिंगल पोइट, जैसे मेरा पीएचडी सिंगल पोइट पे था, जयंत महापात्र के ऊपर काम है, बॉडी पॉलिटिक्स का काम है, सिंगल ड्रामा या थिएटर पे करना है, फिल्म्स और एडेप्टेशन पे करूंगी तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा नॉवेल का एडेप्टेशन मोस्टली होता है फिल्मों में, नॉवेल या शॉर्ट स्टोरीज के एडेप्टेशन पे करना है, डिजिटल और न्यू मीडिया पे करना है ना। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर इज अ थिंग, जो कि लोग एआई से लिटरेचर लिख रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। सोशल मीडिया में कैसे नैरेटिव्स होते हैं, किस तरीके का लिटरेचर आज के बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, एआई जनरेटेड टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक नैरेटिव्स हो गया, कुछ भी कर सकती हूँ। प्रोज या नॉवेल, फिल्म्स, देन ट्रांसलेशन स्टडीज। तो अगेन जॉनरा और मीडियम आपको चुनना पड़ेगा कि प्रोज पे करना है, फिक्शन पे करना है, पोइट्री पे करना है, किस पे करना है। यू हैव टू देन चूज। ये दो चीजें आपने कर लिया, यू हैव टू नाउ नैरो डाउन। यू हैव टू नैरो डाउन। ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम एक रिसर्च टॉपिक ढूंढ रहे हैं, हमारा जो मूवमेंट होगा वो फ्रॉम जनरल पर्टिकुलर होगा टू पर्टिकुलर, इट इज नेवर फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। मान लो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ भी जाता है, पढ़ते पढ़ते भी आता है, तो भी हमें एक जनरल फील्ड हमें पता होना चाहिए कि भैया इस एरिया में, इस पर्टिकुलर जॉनरा में क्या काम हुआ है, ठीक है। चूज ए और सिलेक्ट वन टू थ्री और फोर, मैक्सिमम फोर, मिनिमम एक तो करना पड़ेगा। यूजुअली दो तीन ऑथर्स आप सिलेक्ट करते हो आसपास के, कंटेम्प्रेरीज कर सकते हो, अगर आप कंपेरेटिव कर रहे हो तो इस एरा से दो, उस एरा से दो, है ना। तो ऐसे करके आपको ऑथर सिलेक्ट करने, एंड आइडेंटिफाई 4-5 प्राइमरी टेक्स्ट। कि सारे नॉवेल्स पे तो काम नहीं करोगे, अगर आप एक ऑथर के पूरे वर्क्स पे या तो आप काम करो, या अगर आप हिसाब से हमें डिसाइड करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। देन रीड एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप, दिस बिकम्स द लिटरेचर रिव्यू पार्ट। ओके, दिस बिकम्स द लिटरेचर रिव्यू पार्ट, कि मैंने एक बार डिसाइड किया एरिया, टॉपिक, ऑथर, प्राइमरी टेक्स्ट्स, उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि इन पे काम क्या हुआ है। क्या मैंने जो टॉपिक डिसाइड किया उस पे ऑलरेडी बहुत काम हुआ है, या कम काम हुआ है, या किस तरीके का काम हुआ है जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रह सकता है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फिर पोइट्री के बाद मैंने सोचा कि अरे कौन से एरिया पे करूं, मैंने सोचा 20th सेंचुरी लेते हैं, इंडियन इंग्लिश पोइट्री में 20th सेंचुरी सही है। कंटेम्प्रेरी पोइट्री लेते हैं, कंटेम्प्रेरी पोइट्री में फिर आई जीरोड इन ऑन जयंत महापात्र, बिकॉज मुझे उनके पोएम से हमेशा एक क्यूरियोसिटी जागता था कि इनके पोएम्स इतने डिफिकल्ट हैं, एंड ही इज अ बाइलिंगुअल पोएट, ही वाज एन ओडिया पोइट, बट उनके ऊपर काम हो चुका था, उनके ऊपर पीएचडीज लिखी गई हैं। उनके ऊपर जो पीएचडीज लिखी गई थी वो किस तरीके के पीएचडीज लिखी गई थी, आर्टिकल्स जो लिखी गई थी वो किस तरीके के आर्टिकल्स लिखी गई थी। फिर मुझे गैप दिखा कि भैया बॉडी पॉलिटिक्स इज एन एरिया बिल्कुल काम नहीं हुआ है, तो मैंने पकड़ लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको पकड़ना पड़ेगा कि भैया क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू लिटरेचर रिव्यू। ये जो फोर्थ स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर रिव्यू, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड अगर आप में से ऐसे बच्चे हैं, आई एम श्योर होंगे, जिन्होंने कभी अपने जिंदगी में आर्टिकल्स नहीं पढ़े हैं अच्छे वाले, क्योंकि आपको शायद एक्सपोजर नहीं मिला है, कुछ भी हो सकता है। टॉपिक पे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके लिए सोर्सेस मैंने यहाँ पे आपके लिस्ट डाउन किया हुआ है कि अगर आपने ग्रेजुएशन और मास्टर में नहीं पढ़ा है, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग रिसर्च।
अगर आप एक सीरियस एकेडमिक बनना चाहते हो, आप अच्छा काम करना चाहते हो, आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, या ऐसी डिग्री के लिए अगर आप कर रहे हो, तो कुछ भी तुच्छा उठा के पढ़ लो, तुच्छा लिख के कुछ भी टॉपिक करके आप डिग्री मिल सकता है आपको, ठीक है। वेरी ऑनेस्टली देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज विच डू नॉट रियली गिव दैट मच। आप कॉन्टैक्ट के थ्रू घुस सकते हो, घुस जाओ। बट अगर आप जेन्युइनली रिसर्च कर रहे हो, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज इसमें अच्छे से आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। So you can definitely ask AI to summarize. You can ask AI कि यार मुझे समझा दो, है ना। आपके पास तो इतने मीम्स हैं, इतने मीम्स हैं, ठीक है। Sorry, so आपके पास इतनी मीन्स है to understand everything, right? So there are sources for literary research articles, and ये मैंने इंग्लिश लिटरेचर स्पेसिफिकली बोला है। कोई भी टॉपिक, कोई भी एरिया, कोई भी ऑथर जिसके आप ऊपर आपको काम करना है, once you decide that, go and read journals here, articles here. कॉमन कोर, अगेन ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस क्या होता है कि आप फ्री में आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो, एंड इनकेस आपको जे स्टोर का एक्सेस भी चाहिए, स्कॉलर तो है ही, इनकेस जे स्टोर का एक्सेस भी चाहिए, सो दैट आल्सो इज अवेलेबल। यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। इंस्टीट्यूशन, अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटीज का टाई अप होता है बहुत सारे स्कॉलर जर्नल्स के साथ। जैसे अगर डीयू की मैं बात करूं, डीयू के सेंट्रल रिसर्च लाइब्रेरी में जाके आप रिसर्च कर सकते हो, या कहीं यूनिवर्सिटी है, हमेशा यूनिवर्सिटीज का टाई अप होता है विथ लाइब्रेरीज, विथ जर्नल्स। तो आप जाके अपनी लाइब्रेरी में रिसर्च करो, ठीक है। ये स्टेप्स आपको घर बैठे सब कुछ नहीं हो सकता है। नाउ फिफ्थ स्टेप क्या है? फाइंडिंग द रिसर्च। एक बार आपने लिटरेचर रिव्यू शुरू किया, आपका यही, अब आपको क्या करना है, आपको गैप ढूंढना है कि ये मेरा चूजन है, ये मेरे ऑथर है, ये मेरे टेक्स्ट है। अच्छा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अभी आपने डिसाइड करा नहीं है, ऑब्वियसली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आप बाद में डिसाइड करोगे कि क्या है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि आप जैसे जैसे काम पढ़ोगे ना, मान लो कि आप पढ़ रहे हो, किसी ने फेमिनिस्ट वो करा है, किसी ने कुछ करा है, आप अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स पढ़ोगे, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ वर्क्स यू विल रीड अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑथर। अब तुम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे भी क्वेश्चन मार्क है अभी के लिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग लिटरेचर एंड पास्ट वर्क, फिर आपको दिखेगा कि देखो इस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे मुझे कुछ नहीं, मुझे तो जो लेट्स से रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इस पर्टिकुलर ऑथर पे तो नहीं दिखा, या तो मुझे एनवायरमेंटल क्रिटिसिज्म जिस इन ऑथर ने एनवायरमेंट पे लिखा है, बट इनके एनवायरमेंट वाले एंगल को किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, या इनके जो मेमोरी स्टडीज या ट्रॉमा स्टडीज वाला एंगल किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे ही आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी समझ जाएगा कि अब मैं कौन सा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की तरफ थोड़ा मैं जा सकती हूँ, या मैं देख सकती हूँ, मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। सो रिसर्च गैप text meets your chosen theory which has not yet been covered by existing literature। ठीक है, आपके दिमाग में कुछ कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स होना जरूरी है, और ये एक्सपीरियंस के साथ आता है कि मान लो एज आई सेड रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है, या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, या पोस्ट मॉडर्निज्म है, या कोई स्पेसिफिक और थ्योरीज कुछ आपने पढ़ा है, जैसे एक्टर नेटवर्क थ्योरी है, कुछ भी है, कोई भी थ्योरी आपने पढ़ा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, या आप देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन को लेके या डिसेबिलिटी स्टडीज को लेके कौन सी थ्योरी, कुछ कुछ थ्योरीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। पढ़ते पढ़ते समझ आता है कि अच्छा इस पे तो देखो काम नहीं हुआ है, ये वाला एरिया मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर सकती हूँ, या इस पे कम काम हुआ है, इस पे तो सिर्फ एक आर्टिकल है, क्या मैं इसको डिसर्टेशन में प्रॉपर कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो रिसर्च गैप आपको आप ढूंढोगे और आपको रिसर्च गैप मिल भी जाएगा, बट इसमें चूज योर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ब्रॉडली। इको क्रिटिसिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट कॉलोनियल है, क्वीर थ्योरी है, पोस्ट ह्यूमैनिज्म एंड एंटी डिसेबिलिटी है, न्यू क्रिटिस्टोरिसिज्म है, ट्रॉमा स्टडीज, डिजिटल ह्यूमैनिटीज, जो भी है, यू हैव टू नो ब्रॉडली हैव एन आइडिया अबाउट कि विच एरिया डू यू वांट टू रियली गो इन। ओके, आप एवरीथिंग, यू कैन एवरी डायरेक्शन, यू हैव टू चूज अ डायरेक्शन।
अपने टेक्स्ट पे, एंड वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके के रिसर्च गैप्स आपको दिख रहे हैं। आपको पढ़ते पढ़ते रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा मैं इस डायरेक्शन में जा सकती हूँ। मे बी आप 2-3 डायरेक्शंस डिसाइड करोगे एंड उन 2-3 डायरेक्शन से फिर आप चूज करोगे कि अच्छा दिस इज बेटर, दिस इज बेटर, दिस इज वर्केबल। एंड यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उस पर बिल्कुल अगर रिसर्च नहीं हुआ है, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बिल्कुल रिसर्च नहीं हुआ तो आपको पूरा पूरा रिसर्च पूरा ओरिजिनल आपका हो गया। अगर थोड़ा बहुत रिसर्च हुआ है तो आपके पास थोड़े बहुत सोर्सेज है जिसको आप एक्सपैंड कर रहे हो, उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी तरीके की चीजें होती हैं, यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। थ्योरेटिकल लेंस आपने डिसाइड कर लिया, आपको टेक्स्ट और तो आपको पहले से पता है। अब आपको क्या करना है कि यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस, कि क्या क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। तो मान लो जैसे अपना थीसिस एग्जाम करती हूँ, तो बॉडी पॉलिटिक्स में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल बॉडी एंड द फीमेल बॉडी। सो मेरे को ऐसे रिसर्च क्वेश्चंस फॉर्म हुए थे कि हाउ इज महापात्र representing the female body and the male body through his works, what are the different diverse kinds of bodies he is presenting in his poetry and in which way is he presenting it। वो खुद के बारे में कैसे, खुद के बॉडी के बारे में, खुद की साइकी के बारे में कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने पोएम्स में। he has written about himself, he has written about his personal relationships, he has written about Madhuri Dixit, he has written about Mother Teresa, he has written about Otis, he has written about leprosy patients, he has written about beggars। So all these representations, how are they contributing to Indian history, right? ऐसे रिसर्च क्वेश्चंस आपको पूछना पड़ेगा, है ना। एंड यही गैप था जो मैंने आइडेंटिफाई करा और इसमें मैंने सवाल पूछना शुरू करा। इट शुड नॉट बी, इट शुड बी ओपन एंडेड। ऐसा नहीं कि उसका कोई सरल आंसर होगा कि क्या व्हाट काइंड ऑफ बॉडीज हैज ही रिप्रेजेंटेड, क्या मेल गेज है जब वो फीमेल बॉडीज के बारे में बात करें। इट्स नुआंस्ड, उसका एक आंसर होता है, कभी भी मल्टीपल डायरेक्शंस में आंसर होगा, नॉट यस और नो बट फोकस्ड, स्पेसिफिक इनफ टू बी आंसरेबल इन वन थीसिस। ऐसा नहीं अलग डायरेक्शंस में आप जा रहे हो। कनेक्टेड टू एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप, कि जो काम हुआ है हम एक तरीके से कंटिन्यू करें, ये जो काम हुआ है उसमें ये गैप है, ये लैक्यूना बोलते हैं उसको, ये लैक्यूना है जिसको मैं फिल कर रही हूँ। ठीक है, ओरिजिनल ब्रिंग्स अ न्यू एंगल, टेक्स्ट और थ्योरी, एक नया थ्योरी आपको मिला है, ही नहीं था, या क्लाइमेट क्राइसिस इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे अप्लाई हुआ ही नहीं था, या ओशन स्टडीज इस पे अप्लाई नहीं हुआ था, तो मैंने अप्लाई किया, मैं पहली बार कर रही हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती है और आपको दिखाना इसमें ओशन स्टडीज किस तरीके से अप्लाई होता है, क्या क्या इंस्टेंसेस है, ऑथर क्यों ये चीजें बातें कर रहे हैं और ये कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग को कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्राइमरी टेक्स्ट एवरीथिंग शुड बी मैचिंग विद इट एंड इंटरेस्टिंग टू यू बिकॉज यू विल लिव इट फॉर इयर्स। आप इसके साथ टाइम बिताने वाले हो, तो मेक श्योर दैट यू चूज समथिंग which is which will work for you। देन फाइनली राइट रिसर्च प्रपोजल, ये लास्ट स्टेप होता है। 1500 से 2000 वर्ड्स तक का आपको एक रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ेगा वंस यू फाइनलाइज योर टॉपिक, एंड दिस इज योर फर्स्ट एकेडमिक डॉक्यूमेंट। सीधा सीधा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड इसका ये होता है, एक आप टेंटेटिव टाइटल, मतलब एक टेम्पररी टाइटल आप दे रहे हो, इट इज नॉट अ परमानेंट टाइटल। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक, इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग। मैं अभी आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी कि कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। एक टेम्पररी टाइटल आप करोगे एंड इंट्रोडक्शन ब्रीफ होगा, 200 वर्ड्स का आप इंट्रोडक्शन, 150 से 200 वर्ड्स का आप एक इंट्रोडक्शन दोगे कि आपने ये एरिया क्यों चुना और इस एरिया में ये ऑथर कौन है और आपने क्यों चुना है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू दोगे कि क्यों क्या काम इस पे हो चुका है। ठीक है, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज लिटरेचर रिव्यू। आपको 500 वर्ड्स में देना पड़ेगा, 500 से 600 वर्ड्स में आपको लिटरेचर रिव्यू देना है कि क्या क्या काम हुआ है, आपको क्या गैप्स आपने आइडेंटिफाई किया, इस पे क्यों काम करना चाहते हो। ठीक है, देन फोर्थ इज द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, विच थ्योरी और लेंथ विल यू यूज एंड व्हाई। Again, why have you chosen that particular theoretical framework is very important. Then research question object, 2 से 4 रिसर्च क्वेश्चन एंड उसके थ्रू
क्या डिकोड करने की कोशिश करे। ओपन एंडेड होता है, यस नो नहीं होता है कि ये होगा नहीं है, कोई साइंटिफिक रिसर्च प्रपोजल नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर का रिसर्च प्रपोजल है, ओपन एंडेड होता है। ठीक है, कि क्या ये किस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट करा है, इसका मतलब क्या है, हैज ही डन पर्सनल और इंटरैक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब ये सब चीजें ना बच्चों जो मैं बोल रही हूँ, ये आप जैसे पढ़ोगे और जब आप कोई थीसिस उठा के भी, शोध गंगा से थीसिस उठा के भी पढ़ सकते हो टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से पीएचडीज लिखी जाती हैं, है ना। ये ऐसे वैक्यूम में बैठ के लिखी नहीं है। नाउ फाइनली सिक्स्थ जो पार्ट होगा आपका वो होगा मेथडोलॉजी। सो इंट्रोडक्शन इन अराउंड 200 वर्ड्स, review in around 500 words, theoretical framework again around 200 to 250 words, research will be again around 200 words, methodology will again be around 200 300 words, factorization again will be 200 300 words, and finally आपको work cited section में आपके primary और secondary text, research articles will be, जो आपकी primary text है वो key text है, novels है या ड्रामा है। फैक्टराइजेशन कम नहीं होता, बट एक तरीके से आप अगेन एक टेम्परेरी चैप्टराइजेशन दे सकते हो कि भाई मैं 5 चैप्टर लिखूंगी या 5 चैप्टर मैंने होता है 5 चैप्टर लिखूंगी, 6 चैप्टर लिखूंगी, ऐसा मैंने प्लान किया है। देखो वो प्लान कभी भी चेंज हो सकता है, ये याद रखना। रिसर्च प्रपोजल्स बहुत चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पीएचडी में आप कोर्स वर्क करोगे, आपको एक सुपरवाइजर मिलेंगे, वो सुपरवाइजर आपको इनपुट देंगे, आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इट इज रिटन इन स्टोन, इट चेंजेस। आप जैसे जैसे रिसर्च करते जाओगे ना, आपके क्वेश्चंस भी शायद चेंज हो, क्योंकि फाइनल जो थीसिस होगी वो अलग ही निकलती है, वेरी ऑनेस्टली। ठीक है, आप बिगिनिंग कुछ भी करो बट फाइनल थीसिस निकलते निकलते कुछ और ही निकलता, डोंट वरी अबाउट दैट। करना है रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन में। नाउ एआई देखो हर कोई यूज करता है, आप एआई को ऐसे यूज करोगे कि भाई मुझे टॉपिक्स बता दो, दैट इज स्टूपिड ऑफ यू। You have to brainstorm with AI. You should use AI as an assistant, not as a replacement for your thinking. AI आपकी तरह इंसानों की तरह क्रिटिकली नहीं सोच सकता, वो लैंग्वेज बदल सकता है, लैंग्वेज इंप्रूव कर सकता है, वो आपको इनपुट्स दे सकता है, आपको आर्ग्यूमेंट समझा सकता है, बट वो आपकी थिंकिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो रिसर्च गैप्स आपकी तरह आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। AI is not that advanced. Okay, and you should not use AI also. You can use AI in a limited manner. नहीं तो आपका क्या ही मतलब, आप तो फिर ऐसे AI से लिखवा लो, कर लो। और आज के AI डिटेक्शन टूल्स आ गए हैं, अगर आपने पूरा पूरा AI से जनरेटेड टेक्स्ट यूज किया है तो AI डिटेक्शन टूल्स भी, हालांकि वो दे आर प्रॉब्लमैटिक, दे आर नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट, बट स्टिल AI डिटेक्शन टूल्स आज के डेट पे पीएचडी थीसिस के लिए यूज होता है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब है कि मान लो कि आप कोई दिशा सोच रहे हो, आप मान लो डायस्पोरा पे करना चाह रहे हो, आप ग्राफिक नॉवेल्स पे करना चाह रहे हो, आप इंडियन लिटरेचर और ग्राफिक नॉवेल्स को कनेक्ट करना चाह रहे हो, उसी एरिया में करना चाह रहे हो, आप उसे बात करो कि आई एम थिंकिंग ऑन वर्किंग ऑन दिस एंड दिस एरिया विद दिस एंड दिस थ्योरी, कुड यू टेल मी व्हाट आई शुड एक्सप्लोर और व्हाट आई शुड रीड मोर, राइट। सो दैट इज हाउ यू टॉक टू एआई विथ योर ओन जजमेंट कि इसमें से क्या सही है क्या नहीं है। टाइटल सजेशंस भी वो अच्छा दे देता है, तो टाइटल सजेशंस आप भी एआई से ले सकते हो। एक बार आपने टाइटल अपना टॉपिक वॉपिक डिसाइड कर लिया, फिर आप टाइटल के लिए उसको पूछ सकते हो, अपना बोल सकते हो, ग्रामर के लिए कर सकते हो, लैंग्वेज के लिए यूज कर सकते हो। प्लेजियरिज्म चेक के लिए एआई ने सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ग्रामरली से आप यूज कर सकते हो, एंड एआई की मदद से आपका जो प्लेजराइज्ड सेक्शंस है उसको रीफ्रेज कर सकते हो, क्योंकि यू आर सपोज टू गिव क्रेडिट व्हेन यू राइट। देन लिटरेचर रिव्यू के लिए भी आप बोल सकते हो, मैंने डिकोड करने के लिए एआई को यूज कर सकते हो, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप योरसेल्फ। ओके, फीड एआई 5-6 एब्स्ट्रैक्ट एंड What seems to be missing? थिंकिंग पार्टनर की तरह उसके साथ बात करो, जैसे आप मेरे साथ शायद बैठ के कभी बात करते या हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करते। कई बार क्या होता है जब आप बात करते हो ना, चीजें निकल पर्सपेक्टिव, सेकंड पर्सपेक्टिव और थर्ड पर्सपेक्टिव, तो एआई को उसी हिसाब से आपको यूज करना है, ठीक है। एआई यूज के लिए एआई को यूज करोगे तो डेफिनेटली गेट, ठीक है। याज है जो 2025-26 में ट्रेंड कर रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दीज डिसेबिलिटी स्टडीज, ठीक है। देन पोस्ट ह्यूमनिज्म, क्रिटिसिज्म, फोक स्टडीज, इसमें मैंने एग्जांपल्स के साथ
लिस्ट डाला हुआ है, यू कैन एक्सप्लोर। इफ ये यहाँ पे आपका काम शुरू होता है, मेरा काम था आपको करनी पड़ेगी, एरिया आपको चुनना पड़ेगा, इसमें मेरा रोल कुछ नहीं रहता है, ठीक है। अब एक थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ डाला हुआ है ऑफ रिसर्च, री इमेजिनिंग द नॉन ह्यूमन पोस्ट ह्यूमन सब्जेक्टिविटी इन कंटेम्परेरी क्लाइमेट फ्रिक्शन। ग्लोबल साउथ मतलब साउथ एशियन लिटरेचर, इंडोनेशिया, वियतनाम से जो लिटरेचर लिखी जा रही थी, श्रीलंका, ठीक है। तो दूसरे दूसरे कंट्रीज जो है हमारे साथ साउथ एशिया में, ठीक है। क्लाइमेट बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बोला गया। गैप आप ये बोल सकते हो कि भैया ग्लोबल साउथ के वर्क्स में पोस्ट ह्यूमैनिज्म पे काम हुआ नहीं है, ये थ्योरी, इस थ्योरी को अप्लाई बहुत कम लोगों ने करा है। लिटरेचर रिव्यू दोगे कि क्या क्या एग्जिस्टिंग वो है, क्या नहीं है, कैसा है, ठीक है। गैप आइडेंटिफाई किया, फिर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को थोड़ा सा बताओगे, रिसर्च क्वेश्चंस बोलोगे। हाउ डू सेलेक्टेड इंडियन क्लाइमेट नॉवेल्स कंस्ट्रक्ट नॉन ह्यूमन एजेंसी, क्या वो एनवायरनमेंट को दिखा रहे हैं कि उनके पास एजेंसी है, या वो दिखा रहे हैं कि ह्यूमंस आर ऑल डोमिनेटिंग, हमें जो करना चाहिए वो करना है, ठीक है। इन व्हाट वेज डज दिस चैलेंज एंथ्रोपोलॉजी आपको फ्रेम करते हैं। देन मेथोडोलॉजी देना है कि आपका क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, मिक्स्ड मेथोडोलॉजी है, किस तरीके का मेथड आप यूज कर रहे हो, है ना, किस तरीके से आप अप्लाई करने का सोच रहे हो। इज इट अ क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस, क्या आप आर्काइव्स वगैरह यूज करोगे, क्या आप कोई कोई सॉफ्टवेयर यूज करने का सोच रहे हो, कोई डेटा एनालिसिस यूज कर रहे हो, कोई सर्वे ले रहे हो, क्वेश्चनर ले रहे हो, क्या क्या आपने प्लान किया है। देन टेंटेटिव चैप्टर्स, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये मैंने said that there are some final tips. Start reading research papers today, good research papers, ऐसे रैंडम कोई भी आलतू फालतू जर्नल से उठा के नहीं पढ़ना है। जो जो मैंने सोर्सेज दिए आपको, सेज के, जे स्टोर के रिसर्च आर्टिकल्स, अच्छे क्वालिटी के रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करो, ठीक है। देन टॉक टू योर प्रोफेसर्स और सीनियर्स हु हैव डन रिसर्च। जैसे मुझसे आप ये नहीं पूछ सकते कि मैम टॉपिक क्या है, मैं क्या करूं, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। मैं कहाँ गाइड कर सकती हूँ। जैसे आपने रिसर्च प्रपोजल लिखा, आपने मुझसे पूछा कि मैम रिसर्च प्रपोजल मैंने लिखा है, क्या आप देख सकते हो, कुछ फीडबैक दे सकते हो, तो मैं दूंगी। आप मुझे आके पूछोगे मैम टॉपिक बता दो, मैं नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। ये बहुत स्टूपिड क्वेश्चन होता है कि मैम टॉपिक बता दो। भाई तुम रिसर्च करोगे, तुम बताओ ना तुम्हें क्या करना है, मैं थोड़ी बताऊंगी कि तुम्हें किस टॉपिक करना है। Talk to your professors and be flexible. Your topic, as I said, will evolve the more you read. वो चेंज होता रहता है ना। Something you can live with for 2 to 5 years. Passion बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। देखो, प्यार होना और पैशनेट होने में अलग होता है। प्यार में अंधा ब्लाइंड ब्लाइंड लव नहीं होना चाहिए आपको अपने टॉपिक से, कि आप अरे वैसे अच्छा चीजें ही लिखोगे। अगर आपने एक ऑथर चुना है, उनको क्रिटिक भी करना पड़ सकता है, ठीक है। सो पैशनेट होना अलग बात है, कि यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इट शुड नॉट बी बोरिंग, इट शुड नॉट बी लाइक ओ माय गॉड मजबूरी में कर रही हूँ, कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जर्नल रखना बहुत जरूरी है। जो जो आप पढ़ोगे, या तो आप लैपटॉप पर सोर्सेस का लिस्ट बना के रखो, ठीक है। आइडिया गैप्स, जो जहां पे जो पढ़ा, क्योंकि क्या होता है सोर्सेस भूल जाता, कहा मैंने क्या पढ़ा, आर्टिकल पढ़ रहे हो उसको चिपकाओ, इस आर्टिकल से मैंने ये आइडिया लिया है, इस किताब इस पेज नंबर से मैंने ये आइडिया लिया है, ठीक से बनाते आप उसको वर्क साइटेड या बिब्लियोग्राफी सेक्शन में यूज करोगे। सेक्शन नहीं होगा, क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका आइडिया शुड कम थ्रू कि व्हाट डू यू वांट टू रियली वर्क ऑन, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू रियली वर्क। नाउ दिस इज द फाइनल चेकलिस्ट, ओके, कि ये तुम अपने आप से पूछ लेना एक बार आप करो। आई हैव रेड द प्राइमरी टेक्स्ट, आई हैव करते जाना। जब तुम रिसर्च करोगे, इसको तुम स्क्रीनशॉट करके रख लो, इसको टिक करते जाना, या ये लिखो ये पॉइंट्स और इसको टिक करते जाना, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट पढ़ लिया मैंने, प्रिलिमिनरी लिटरेरी सर्च कर लिया मैंने, मुझे मुझे क्या करना है, मैंने जो चुना है वो मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम हो गया। इट शुड बी जस्ट द राइट अमाउंट। आई कैन एक्सप्लेन कि क्यों मैंने ये टेक्स्ट लिया है। आप इंटरव्यू को इंटरव्यू सवाल पूछेगा, तो पूछेगा या पूछेंगे, हाउ रिस्पॉन्ड। माय रिसर्च गैप इज सपोर्टेड बाय एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप, ठीक है। क्वेश्चंस जो है मेरे ऐसे हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो ये आपका चेकलिस्ट होना चाहिए विच यू आर गोइंग टू चूज टू।
start narrowing down today. The best research topics are born from genuine curiosity, careful reading, and research gap identification. You don't need to have the perfect topic from day one. आपको शुरू करना बहुत जरूरी है. You have to start reading. और आपको ये steps मैंने जो बताए, इस step को one by one आप follow करो. You will definitely zero down on something or the else. ठीक है? And you will definitely enjoy it once you crack the code of research. Thank you everyone, and in case you have still not joined the discussion group, ये discussion group का वो है telegram code है, वो channel का ग्रुप का है. डू ज्वाइन. कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी है, ड्रॉप योर आंसर. टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो, रिसोर्सेज के लिए आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू. And all the very best. I'm sure you're going to do well. Okay, thank you.